हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप लोग भी हेडिंग लगाइए बेटा साथ साथ, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा एक बात को। देखिए हमने क्या देखा था? हमने देखा था एवोल्यूशन को। सबसे पहले हमने देखा केमिकल एवोल्यूशन जब हमने पढ़ी ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। फिर हमने क्या देखा बेटा? फिर हमने देखा कि हमारे पास प्रोटोबायोन्ट जैसी कुछ चीज़ें बनती हैं जो आगे चल के यूबायोन्ट्स में डेवलप हुई, फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल में डेवलप हुए, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का और विकास हुआ, फिर और आपका यूकैरियोटिक सेल आ गया। अब उस यूकैरियोटिक सेल का फर्दर कैसे इवोल्यूशन हुआ और आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, फिर कैसे उनका ग्रोथ होता गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है किसमें? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। ठीक है, तो जो अभी तक हमने पढ़ा होमोलॉगस ऑर्गन, हमने पढ़े एनालॉगस ऑर्गन। तो इन सब से क्या पता चला बेटा? हमने पढ़े फॉसिल्स को, तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हाँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैसी चीज़ें जो हुई हैं उसका मैकेनिज्म क्या था, वो कैसे हुई हैं ये बात तो कंफर्म हो गई किससे? एविडेंसेस से। जैसा भी हमने पढ़ रखा था ना, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस हमने पढ़ रखे थे, फॉसिल्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा ये प्रूव करती हैं कि हाँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। बट वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से हुआ है, इस बात को बताने के लिए क्या आई बेटा? कुछ थ्योरीज आई, और उन्हीं थ्योरीज को हम क्या कहते हैं? थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। तो क्या होती हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? those theories which talks about mechanism of organic evolution are called theories of ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या कहलाती हैं बेटा? वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज कहलाती हैं, यानी जैव विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। अब इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी में कि यानी ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या था, इस बात को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या दी बेटा? अलग अलग थ्योरी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है आपकी लैमार्क थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेटा हेडिंग लगाते हैं बेटा लैमार्किज्म। फर्स्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा? लैमार्किज्म है। लैमार्किज्म और लैमार्क थ्योरी और लैमार्क थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बात किसने की? लैमार्क ने की। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लैमार्क ने ये आपकी थ्योरी दी थी, इसी वजह से इसको हम लैमार्किज्म कहते हैं या फिर लैमार्क थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी का एक और नाम है बेटा थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक, अब क्या होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन सब के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक साइंटिस्ट थे लैमार्क, उन्होंने एक थ्योरी दी किसके संबंध में? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए। उस थ्योरी को आपने क्या नाम दे दिया बेटा? लैमार्क थ्योरी नाम दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या कहा, इनके क्या क्या पॉइंट्स थे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन्होंने मेनली 4 बातें कही थी और उन्हीं को हम कायदे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने बोला वो क्या था बेटा? सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट कहा वो था आपका इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या था वो था इंटरनल वाइटल फोर्स। अब ये इंटरनल वाइटल फोर्स क्या है? ठीक है, लैमार्क के अकॉर्डिंग सभी जीवों के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, अंदर से एक बहुत ही अच्छा कोई एक फोर्स होता है
जो उनके अंदर नई नई चीज़ों को डेवलप करता है। देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो उनमें जिस ऑर्गन को वो ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं उनकी लेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, या फिर ज़रूरत के हिसाब से नया ऑर्गन डेवलप कर देता है, ठीक है। ये एक ऐसा वाइटल फोर्स होता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो उनके ऑर्गन्स को बढ़ा देता है, इनकी लंबाई बढ़ा देता है, या फिर नए ऑर्गन ही डेवलप कर देता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। पहली बात क्या लिखते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव वाइटल फोर्स which increase the length of organ or develop a new organ। इसके हिसाब से भैया, इस पॉइंट के हिसाब से बात ऐसी है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फोर्स होता है, वो फोर्स क्या कर सकता है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी लंबाई को बढ़ा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो नए ऑर्गन्स भी डेवलप कर सकता है। जैसे अभी हम लोगों में क्या है बेटा, पंख नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर इस थ्योरी के हिसाब से कि अगर हम लोगों को ज़रूरत महसूस हो कि हमें आसमान में उड़ना है, तो हमारे अंदर हम क्या चाहते हैं बेटा, हम चाहते हैं हमारे पंख हो जाएं। तो इस इंटरनल वाइटल फोर्स की सहायता से हम अपने अंदर पंख का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा कौन कहता है बेटा, ऐसा लेमार्क का ये पॉइंट कहता है, इंटरनल वाइटल फोर्स वाला। इसके हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव वाइटल फोर्स, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, वाइटल फोर्स होता है, विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन की लेंथ को बढ़ा सकता है, और डेवलप अ न्यू ऑर्गन, और या फिर एक नए ऑर्गन का विकास कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, क्या ये बात सही है या गलत है, इसकी चर्चा करेंगे आगे। अब चलते हैं बेटा इनके दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। कहाँ चलते हैं भैया, इनके दूसरे पॉइंट पर। तो पहली बात अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो बेटा, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इंटरनल वाइटल फोर्स क्या है। देखो, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो आपको माइंड में अपने सेट करनी ही करनी है। देखो, सिंपल बात क्या है, पहले सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि इंटरनल वाइटल फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव वाइटल फोर्स, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, एक वाइटल फोर्स है, जिसकी सहायता से वो अपने किसी ऑर्गन की लंबाई को बढ़ा सकता है, या फिर एक ज़रूरत के हिसाब से अपना एक नया ऑर्गन ही डेवलप कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात पे चलते हैं बेटा अब आगे। दूसरी बात क्या है बेटा, चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड चेंजिंग नीड। चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड, ये है इनकी थ्योरी का दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट के हिसाब से क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लेमार्क के हिसाब से कि इन्वायरमेंट में कंटिन्यूअस चेंज आ रहे हैं, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही बेटा, जिसके कारण इन्वायरमेंट के चेंज के कारण ऑर्गेनिज्म को नई नई आवश्यकताएं हो रही है, नई नई चीज़ों की नीड हो रही है, और उन नए नीड की पूर्ति के लिए, उन नए नीड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म इन वाइटल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गन्स की लंबाई बढ़ा लेता है, या फिर नए ऑर्गन डेवलप कर लेता है। बात समझ आई बेटा, ध्यान से सुनो। चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट लिखा है बेटा, इसको इन्वायरमेंट पढ़ना आप, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड, इसका मतलब यह है कि लेमार्क ने कहा कि इन्वायरमेंट जो है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरतें भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत चेंज हो रही है, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, इन वाइटल फोर्स का इस्तेमाल करके उन चेंजेस को पूरा करने के लिए, उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए क्या करता है बेटा, इंक्रीज़ कर लेता है अपने ऑर्गन की लेंथ को, या डेवलप कर लेता है एक न्यू ऑर्गन को, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं बेटा इसी बात को। एज पर दिस पॉइंट ऑफ थ्योरी, एज पर दिस पॉइंट ऑफ थियरी, the environment is
द environment is changing continuously, so new needs are developed। क्या होती है बेटा, नई ज़रूरतें पैदा हो जाती है। इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण ऑर्गेनिज्म को नई ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं। अब उन नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, इस वाइटल फोर्स का इस्तेमाल करके या तो अपने ऑर्गन की लंबाई बढ़ा लेता है या तो फिर एक नया ऑर्गन डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं बेटा, टू फुलफिल दिस नीड, टू फुलफिल दिस नीड ऑर्गेनिज्म develop new organ or increase in length of existing organ। यानी जो ऑर्गन उसमें मौजूद है पहले से, उसको आपने कह दिया एग्जिस्टिंग ऑर्गन, और उसकी क्या करता है बेटा, ये लेंथ बढ़ा लेता है। किसके कारण, इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण और एक उसकी नई ज़रूरत को पूरा करने के कारण। ठीक है, बात समझ आई बेटा। देखो दोनों थ्योरी में क्या है, एक ही थ्योरी की दोनों पॉइंट में क्या है वो आप समझो। पहली बात उसने कही कि इंटरनल फोर्स होता है उसके अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, वो नए ऑर्गन डेवलप कर सकता है या फिर उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं ना उनकी क्या कर सकता है, लंबाई बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरी बात उसने कही कि इन्वायरमेंट में लगातार चेंज आ रहा है। इन्वायरमेंट में लगातार चेंज आने के कारण जीवों की नई ज़रूरतें पैदा हो रही हैं। भाई नया चेंज आएगा, नई ज़रूरत पैदा होंगी। जैसे अभी देखो, जैसे अभी क्या है, ठंड का मौसम है, जब गर्मी का मौसम था आपकी ज़रूरत क्या था, आपकी ज़रूरत फैन था। अब नया इन्वायरमेंट आ गया बेटा, कोल्ड इन्वायरमेंट आ गया, अब ठंडी का मौसम आ गया, तो अब आपको क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा, अब आपको स्वेटर चाहिए, अब आपको जैकेट चाहिए। तो ये क्या है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जाते हो मॉल से या फिर मार्केट से, क्या करते हो, परचेज़ करके ले आते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा इसने कहा कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया नई नई ज़रूरतें पैदा होती गई, और उन नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसने ऑर्गेनिज्म ने क्या किया होगा, इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया होगा, अपने इंटरनल वाइटल फोर्स का इस्तेमाल करके नए ऑर्गन डेवलप किए होंगे या फिर इंक्रीज कर दी होगी उन ऑर्गन्स की लेंथ जो उनमें से पहले मौजूद थे। ठीक है, तो ये थी इनकी कौन सी बात बेटा, ये थी इनकी दूसरी बात। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इनकी तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है बेटा, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ये इनका बेटा क्या है, ये इनका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, एंड दिस वन इज़ आवर थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट के हिसाब से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए होता क्या है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म में जिनका वो इस्तेमाल लगातार करता रहता है। तो जिन ऑर्गन्स का वो लगातार इस्तेमाल करता है ना, वो विद द टाइम ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स का वो इस्तेमाल नहीं करता वो विद द टाइम क्या होते जाते हैं बेटा, छोटे होते जाते हैं, और फिर क्या होते जाते हैं बेटा, जनरेशन बाय जनरेशन आते आते वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। बात समझ आई। यूज़ एंड डिसयूज़, यूज़ का मतलब कि ऑर्गेनिजम्स ने अपने जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया वो ऑर्गन्स डेवलप कर गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी आ गई उनमें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनमें ग्रोथ हो गई। लेकिन जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म ने नहीं किया, यानी किसी जीव ने जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं किया, वो ऑर्गन्स धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन क्या होते गए, डिसअपीयर होते गए, क्योंकि उनका तो कोई यूज़ ही नहीं था। तो धीरे धीरे वो क्या होते गए, डिसअपीयर होते गए। बात समझ आई, फिर से सुन लो। यूज़ का मतलब इस थ्योरी ने ये कहा कि जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल जीव लगातार करता रहा वो ऑर्गन्स डेवलप कर गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें चेंज आ गया, लंबाई बढ़ गई, उनकी लेंथ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, स्ट्रांग हो गए। लेकिन जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल जीव नहीं करता था वो ऑर्गन्स जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे क्या होते गए बेटा, डिसअपीयर होते गए। ठीक है, तो ये बात हमको लिखनी है, तो चलिए लिख लेते हैं बेटा ये बात भी। द पार्ट ऑफ बॉडी और organ
which is continuously used are developed and become more efficient and also increases in size। ठीक है, जिस बॉडी पार्ट का कंटिन्यूसली यूज हुआ वो क्या हो गए, डेवलप्ड हो गए, और क्या हो गए बेटा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए और इंक्रीज कर गए किस में, साइज में। लेकिन जिन ऑर्गन्स यानी वाइल दोज ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट which are not used become less developed and disappear in descents। यानी जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो गए, डिसअपियर आफ्टर, लिख लेना आफ्टर सम जनरेशन, कुछ जनरेशन बाद वो क्या हो गए बेटा, डिसअपियर हो गए। ठीक है, इस पॉइंट में क्या दम है, पॉइंट रैशनल है नहीं है, इस बारे में बात करेंगे बेटा बाद में। हम लोग चलते हैं बेटा अपने चौथे पॉइंट पर। क्या है बेटा, चौथा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक मिनट बेटा, नीचे स्पेस है नहीं ज़्यादा, एक मिनट चेक कर लेते हैं वहाँ तक बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा होता है तो यहीं पर लिख देते हैं, नहीं तो फिर इसको अलग से लिखते हैं। चलिए बेटा, दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो आफ्टर बर्थ कोई ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है उसको आप क्या कहते हो, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हो। ठीक है, जैसे आप जिम में जाते हो, अपनी बॉडी सॉडी बनाते हो, तो ये सब क्या है बेटा, ये आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर, आपकी मसल सॉलिड होती हैं, तो ये सब क्या है, आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इस थ्योरी का जो सबसे वाहियात पॉइंट था ना, वो यही वाला था। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता, देखो अभी इस थ्योरी के इस पॉइंट ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म ने इंटरनल वाइटल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने किसी ऑर्गेनिज्म की लेंथ बढ़ा ली, ठीक है, या फिर कोई नया ऑर्गन डेवलप कर दिया, या फिर पहले से मौजूद किसी ऑर्गन को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, या फिर चेंज होते हुए इन्वायरमेंट और नए नीड के कारण कोई एक नया ऑर्गन डेवलप कर लिया, या फिर किसी ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ किया तब उसमें जो चेंज आया, या फिर किसी को नहीं यूज़ किया तब उसमें जो चेंज आया, ये सारी चीज़ें बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैंने अपने इस हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, मेरे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो इस हाथ की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इस हाथ की लंबाई बेटा अगर बढ़ गई, अब इस हाथ की लंबाई बढ़ने के कारण क्या होगा, मेरी आने वाली ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। अब मेरी जो आने वाली जनरेशन होगी ना, उसमें उसका लेफ्ट हैंड जो होगा ना, वो लंबा आएगा। ऐसा किसका कहना था, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, अब आप सोचो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना भाई, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कोई जेनेटिकल चेंज थोड़ी ना आया है। ठीक है, ये जेनेटिकल चेंज है, ये तो सोमैटिक चेंज है। ठीक, तो इसको क्या कहोगे बेटा, तो वाहियात पॉइंट ही तो हुआ ना कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, इफ एनी ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यू ऑर्गन और increase in length of organ, और लगा के यहाँ बेटा कॉमा कर दो, इंक्रीज
ऑर्गन मॉडिफाई existing organ, all these things transmitted to next generation। ठीक है, किसी ऑर्गन का उसने ज़्यादा यूज़ किया तो उसके अंदर जो भी चेंज आया वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, मैं इस लेफ्ट हैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा, मेरे लेफ्ट हैंड की लंबाई बढ़ जाएगी। अब मेरे लेफ्ट हैंड की लंबाई बढ़ जाएगी तो अब मेरी जो जनरेशन है, ये मेरा एक्वायर्ड कैरेक्टर है, अब मेरी जो जनरेशन आएगी उसमें ना उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, लंबा ही मिलेगा। ऐसा किसका कहना था, ऐसा लैमार्क साहब का कहना था। अब आप सोचो कि क्या इनकी थ्योरी में कुछ आपको ठीक ठाक लग रहा है? थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है जो थोड़ा सा ठीक लगता है, बाकी पूरी की पूरी थ्योरी क्या है बेटा, रिजेक्टेड है। ठीक है, आप इसका प्रोडक्ट से स्क्रीनशॉट करें, देन हम चलते हैं बेटा इसके क्रिटिसिज्म पर कि इस लेमार्क थ्योरी में क्या कमी थी, क्या इसका क्रिटिसिज्म रहा है, वो हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, इस वाले पार्ट को रफ करते हैं, यहीं पर लिखते हैं क्रिटिसिज्म किसका, इस लेमार्क थ्योरी का। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं बेटा। ठीक, तो सबसे पहला लिखते हैं बेटा यहाँ पर क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क थियरी। लेमार्क थियरी का क्या देखना है बेटा, हमको क्रिटिसिज्म देखना है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनकी पहली बात से स्टार्ट करते हैं। क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ऐसा वाइटल फोर्स होता है जिसके थ्रू वो अपने ऑर्गन्स को डेवलप कर लें या फिर ऑर्गन्स की लंबाई को बढ़ा लें, नए ऑर्गन्स का विकास कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से? ऐसा कोई फोर्स होता है? नहीं होता ना भाई। तो पहला ही पॉइंट इनका गलत है। तो पहली बात क्या लिखते हैं, पहला क्रिटिसिज्म क्या लिखते हैं कि देयर इज नो एनी इंटरनल वाइटल फोर्स एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिज्म में कोई इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं होता। पहली बात बेटा। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है इनका, यहाँ पर देखो, चेंजिंग इन्वायरमेंट न्यू नीड, यानी इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनकी ज़रूरत चेंज हो जाती है। उस ज़रूरत के पूरा करने के लिए वो है तो अपने ऑर्गन्स की लंबाई बढ़ा लेंगे, या तो नया ऑर्गन डेवलप कर लेंगे, या पहले से मौजूद जो ऑर्गन है उसमें कोई चेंज ले आ लेंगे। ठीक, उसको मॉडिफाई कर लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे देखो, अभी आप रोड पर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक होने ही लगा है। अब रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उड़ने लग जाओ? ट्रैफिक में आप फंस गए हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप फंसे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई कि आप अपने अंदर पंख डेवलप कर लो। ठीक, ऐसा पॉसिबल है? आपकी ज़रूरत है कि हाँ अब हमको जल्दी जाना है, हमको आसमान से उड़ के जाना है, तो ज़रूरत तो है आसमान में उड़ने की। तो आसमान में उड़ने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या आप अपने अंदर पंख डेवलप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भाई। आपकी ज़रूरत है, आपके इन्वायरमेंट में ऐसा चेंजेस आ रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि नहीं हमें उड़ना चाहिए, काश हम उड़ते होते। ठीक, आपकी नीड है उड़ना, लेकिन क्या आप उड़ सकते हो बेटा? नहीं उड़ सकते। उड़ना चाहते हो क्या आपके अंदर? उड़ने के लिए आपके अंदर ऑर्गन्स का विकास हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता ना। ठीक, तो ये पॉइंट क्या है बेटा, एकदम गलत है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में और चेंजिंग नीड के कारण नए ऑर्गन्स का कभी डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड never forms new organs and never increases the length of organs। ठीक है, अब चलते हैं बेटा तीसरी बात पर। कहाँ चलते हैं बेटा? तीसरी बात पर। अब तीसरी बात क्या है बेटा, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या है वो।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और जिनका यूज़ नहीं होगा वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं एक तरफ यूज़ और एक तरफ लिखते हैं बेटा डिसयूज़, ठीक है। यूज़ वाली बात पर ध्यान से सुनो बेटा, यूज़ वाली बात पर ध्यान सुनो। मान लीजिए आप जिम जाते हैं बेटा, मान लीजिए आप जिम जाते हैं, जिम में जाके आप खूब सारी बॉडी सॉडी बनाते हैं, आपकी मसल्स पावरफुल हो जाती हैं। तो आपने अपने मसल्स का बहुत यूज़ किया, जिसकी वजह से आपकी मसल्स पावरफुल हो गई, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन आ गया, ये पावरफुल हो गई, तो इनमें चेंज आया। तो यूज़ बहुत ज़्यादा, इसको यूज़ करने के कारण इसमें क्या आ गया है बेटा, चेंज आ गया है। बॉडी क्या हो गई, मस्कुलर हो गई। आप जिम में जाके बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जिसके कारण आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है। तो ये पॉसिबल है बेटा, ठीक है, ये पॉसिबल है कि किसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करो ना तो वो चीज़ें डेवलप हो गई, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन डू रेगुलर muscular exercise its muscles become stronger। उसकी मसल्स क्या हो सकती है बेटा, मजबूत हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि वो मसल्स जो मजबूत हुई है क्या वो उनकी जनरेशन में चली जाए? अगर आप मेहनत करके आओगे, आपकी बॉडी सॉडी इतनी खतरनाक रहेगी, तो क्या आपके आने वाली जो जनरेशन होगी उसकी बॉडी भी ऐसे अपने आप ही खतरनाक हो जाएगी बिना कुछ किए? नहीं होगी ना भाई। आपने किया है वो आप तक ही रहेगी। आप जब यहाँ से जाएंगे तो सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाएंगे, ठीक है, वो कुछ नहीं जाएगा वहाँ पर। जो आपके डीएनए में है वही आगे जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है बेटा। तो यूज़ करने से जो चीज़ें, हाँ इतना तो है, डेवलप हो सकता है, तो ये मसल्स के लिए तो बात समझ आती है। लेकिन इसी यूज़ का एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे इसने कहा, इस थ्योरी ने, कि जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ होगा वो ऑर्गन उतना ज़्यादा क्या हो जाएंगे बेटा, डेवलप हो जाएंगे। तो कुछ ऑर्गन्स के लिए सही है, जैसे मसल्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि हाँ इसके लिए ठीक बैठता है। अब आ जाओ अपनी आप आँखों पर। आँखों का यूज़ आप बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो क्या आँखों का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाता है, उसका विज़न और बढ़ जाता है, आँखों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है कि ख़राब हो जाती है? इस थ्योरी के हिसाब से आप बताओ क्या होनी चाहिए? इस थ्योरी के हिसाब से तो आप जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो वो ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। तो आँखों का इस्तेमाल भाई पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो आँखों पर चश्मा क्यों आ जाता है भाई? चश्मे आ जाने का रीज़न ये है कि आपकी आँखें क्या हो रही हैं, थोड़ा सा वीक हो रही हैं, आपका आई साइट वीक हो रहा है, ठीक है। तो वीक होना पॉसिबल नहीं है ना भाई इसके हिसाब से। इसके हिसाब से तो ये जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा डेवलप करेगा। तो आंखें वीक क्यों होती हैं फिर? तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट फिट ऑन आई। अब आप देखो बुज़ुर्गों में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हार्ट वगैरह की डिजीज़ेस होती जाती हैं, फिर बहुत तरीके की परेशानी आती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो कि जैसे जैसे आप एज बढ़ती गई होगी वैसे वैसे हार्ट का आप ज़्यादा यूज़ करते गए। हार्ट तो भाई लगातार काम कर रहा है, ज़्यादा यूज़ होता गया होगा उसका, तो उसको तो और डेवलप होना चाहिए ना। बच्चे में जिस तरीके का था उससे कहीं ज़्यादा विकसित होना चाहिए बुढ़ों में, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुजुर्गों में क्या होता है, उनमें हार्ट जो है ना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जैसे हम लोगों में कर रहा है अभी, या फिर जब हम लोग छोटे थे तब कर रहा होता था, ऐसा नहीं कर रहा होता ना बेटा। तो कहने का मतलब कि कुछ जगहों पर ये चीज़ें फिट बैठती हैं कि हाँ यूज़ करने से उनमें क्या हो सकता है बेटा, वो डेवलप्ड हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन्स पर ऐसा बात फिट नहीं बैठती, जैसे आपकी आइज़ पर, जैसे आपकी हार्ट्स पर। मसल्स का ठीक है आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन विद द एज आप ये क्या होंगी, ये तो ढीली पड़ जाएंगी ना। जब आप अभी 80 साल के हो जाओगे तब भी क्या ऐसे बॉडी बिल्डिंग करके घूमते रहोगे? ये मसल्स ऐसे टाइट रहेंगे, सब कुछ ढीला हो जाएगा भाई, ठीक। तो ये शोल्डर वोल्डर सब वैसे झुक जाएंगे। यूज़ तो तब भी कर रहे होगे ना। तो बात तो यही है ना भाई कि लगातार यूज़ करने से हर चीज़ बेटा डेवलप नहीं हो जाती, ठीक है। अब चलते हैं बेटा डिसयूज़ पर। इसके अंदर जो थोड़ा सा ठीक पॉइंट था ना बेटा, वो डिसयूज़ का है कि जिस ऑर्गन का आप डिसयूज़ नहीं करते रहे ना, वो धीरे धीरे क्या होता गया बेटा, डिसअपियर होता गया, फिर धीरे धीरे वो वेस्टिजियल बन गया। तो ये थ्योरी ना बेटा थोड़ा बहुत किसके बारे में बात करती है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात करती है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, दोज ऑर्गन which are not functional in organism, those organs which are not functional in
नॉट फंक्शनल इन ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल नहीं होते वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल हम लोगों में क्या होती है बेटा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। हमारे जो थर्ड मोलर टीथ हैं वो भी क्या है, वेस्टिजियल पार्ट है। ठीक है, तो जिनका शरीर में कोई काम नहीं है ना वो वेस्टिजियल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इतना समझ आया कि हाँ कोई काम नहीं रहा होगा बॉडी में, तो धीरे धीरे क्या होते गए, वेस्टिजियल होते गए, मतलब अवशेषी बन गए, फिर धीरे धीरे बाद में क्या होंगे, जनरेशन बाय जनरेशन डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो यही एक थोड़ा ठीक बात थी। अब चलते हैं बेटा चौथी पॉइंट पर। चौथा पॉइंट तो एकदम ही वाहियात था कि जो चीज़ें हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं वो हमारे बच्चों में चली जाती हैं। अब आप बॉडी थोड़ी अपनी खतरनाक बना लो, क्या आपके बच्चे भी पहलवान पैदा होंगे? ऐसा होता तो पहलवान का बेटा पहलवान होता फिर, क्योंकि पहलवान तो अपनी बॉडी एकदम खतरनाक बना लेता, रेसलर का बेटा रेसलर होता, रेसलर की बॉडी एकदम खतरनाक होती है, उसके बच्चे की भी बॉडी खतरनाक होती, क्योंकि रेसलर ने अपनी बॉडी बनाई भाई, मसल्स को एक्वायर किया, बॉडी एक्वायर किया, इतने अच्छे हेल्थ एक्वायर की, तो क्या सेम वही चीज़ उसके बच्चे में चली जाएगी? नहीं जाएगी ना बेटा। हो सकता है उसका बच्चा कमज़ोर हो। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर है ना, ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर मस्कुलर आदमी है ना, बहुत ज़्यादा मसल्स वगैरह उसके अच्छे हैं, तो उसका बेटा मस्कुलर नहीं पैदा होता। ठीक है, उसका बेटा जब जाके जिम में मेहनत करेगा, बहुत उस तरीके की डाइट लेगा, तब वो जाके मस्कुलर बन पाएगा। ठीक है, पैदाइशी वो मस्कुलर नहीं होता। तो यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट लिखते हैं बेटा, कहाँ लिखें, चलो इधर थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसी को रफ करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लें इसका, तो फिर हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक, यहाँ से चले गए कहाँ पर, हम यहाँ पर, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा कि ये जो एक्वायर्ड करेक्टर है ना, ये क्या है, इनकी इनहेरिटेंस कभी नहीं होती। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। कैसे बेटा, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मस्कुलर पर्सन नेवर हैव ए मस्कुलर चाइल्ड बाय बर्थ, जन्म से ही मस्कुलर बच्चा नहीं पैदा कर सकता एक मस्कुलर आदमी। ठीक है, अगर ऐसा होता, एक्वायर्ड करेक्टर अगर जाते, तो ऐसा होता कि एक पहलवान का बेटा पहलवान होता। ठीक है, बात समझ आई बेटा? तो ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी लैमार्क थ्योरी। अब हम चलेंगे बेटा अगले साइंटिस्ट पर, जिनका एक बहुत ही बड़ा नेम फेम था साइंटिस्ट की दुनिया में, बहुत ही अलग तरीके की ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। हम बात कर रहे हैं बेटा किसके, हम बात कर रहे हैं डार्विन साहब की। ठीक है, तो अगली जो थ्योरी होगी हमारे अगले लेक्चर में, वो होगी किसकी, वो होगी हमारे डार्विन साहब की। तो नेक्स्ट थ्योरी हम किसकी पढ़ने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं डार्विन की थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड, या फिर उसको हम कहते हैं डार्विनिज्म, या फिर कहते हैं डार्विन थ्योरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। और बेटा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं बेटा। ठीक है, और कोर्स की बात है तो कोर्स कोशिश करते हैं कि 2-2 चैप्टर एक साथ पैरेलल लेके चलें, ताकि आपका जल्दी से सिलेबस 10 जनवरी तक किसी भी हाल में ख़त्म हो सके। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।